हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बीओपी अकाउंट्स मीनिंग। बीओपी क्या होता है, बीओपी अकाउंट्स क्या होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स showing all monetary transactions or economic transactions of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही बीओपी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है अकाउंट्स की जो ये बताती है कि हमारी कंट्री की कितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक वक्त के दौरान, जनरली बेसिकली एक साल के अंदर। ठीक है, these transactions may be made by the individuals, firms and the government of a country। और ये transactions कोई भी कर सकता है, कोई एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई फर्म भी कर सकती है और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट भी कर सकती है। मतलब ऑल पीपल, कोई भी, सभी लोगों में से कोई भी ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। कौन सी ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिनको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। क्लियर? These broadly, the monetary transactions relate to export and import of goods। बेसिकली देखो, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स किससे रिलेटेड होती हैं? हम किसी को पैसा क्यों पे करेंगे या पैसा कहीं से ट्रांजेक्ट क्यों होगा, जाएगा या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि हम क्यों करते हैं ये गुड्स का, हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, या तो उनको बेचते हैं या खरीदते हैं। ठीक है, या तो भेजते हैं या उधर से आता है। In the BOP language, it is called merchandise or visible trade, simply because goods are visible when they cross the borders। और BOP की लैंग्वेज में इसको merchandise और visible trade भी बोला जाता है। visible trade इसलिए क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बॉर्डर को क्रॉस करते टाइम विजिबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, गुड्स कैन बी सीन। क्लियर? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज दूसरा होता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। इसको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है सिंपली बिकॉज सर्विसेज आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स। मतलब कि सर्विस एक ऐसी चीज होती है जिसको हम नहीं विजिबल, मतलब जिसको हम नहीं देख सकते अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो। ठीक है, सर्विसेज को हम सीन नहीं कर सकते, इसलिए उनको इनविजिबल ट्रेड बोला जाता है। थर्ड आता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, या हम इंटरनेशनली स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, इन असेट्स को क्या कर रहे हैं? सेल या परचेज कर रहे हैं। फिर आता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल असेट्स, जैसे कि प्लांट और मशीनरी को हम सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये चार रीजंस थे। ठीक है, there is an inflow of foreign exchange into the country when we export goods and services or when the foreigners invest in our financial or real assets। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आता है जब हम अपने गुड्स को बाहर, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और जब फॉरेनर्स हमारी रियल असेट्स के अंदर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब उनका पैसा हमारी कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, तब भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। क्लियर? Likewise, there is an outflow of foreign exchange from our country to rest of the world when we import goods and services or when our residents invest in financial or real assets of other countries। इसी का सेम अपोजिट होता है जब हम हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स क्या करते हैं? रियल असेट्स के अंदर मतलब फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं अदर कंट्रीज के अंदर। ठीक है, जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के, वो फाइनेंशियली या रियल असेट के अंदर अदर कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आउटफ्लो होता है, तब हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जाता है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री से, तब भी हमारी कंट्री के अंदर पैसा जाता है हमारी कंट्री से। कौन सा पैसा? फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? जब हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, तो हम उसके बदले फॉरेन करेंसी तो भेज रहे हैं। ठीक है,
ये भी एक रीजन है। फिर दूसरा है बीओपी अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो सारी फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट्स भी और पेमेंट्स भी दोनों को इंक्लूड करता है। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स, रिसिप्ट्स को हम क्रेडिट आइटम्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट्स को हम डेबिट आइटम की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। द बीओपी अकाउंट्स दस प्रिपेयर्ड रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ आर इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए बीओपी अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ये बताती हैं कि हमारी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, सेकंड पॉइंट इस चैप्टर में। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। वो क्या क्या है तीन चीजें? क्लियर, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन चीजों से मिलके बना होता है। पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? देखो, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री के असेट और लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। मतलब देखो, current account record receipt and payment of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of our country in relation to rest of the world। हमारी कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, उसी को बोला जाता है करंट अकाउंट। ऐसी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज की हमारी कंट्री की अदर कंट्रीज के साथ जो हमारी कंट्री के असेट लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लाइबिलिटीज और असेट्स ऑफ अ कंट्री आर नीदर रेज्ड और रिड्यूस्ड, जो हमारी कंट्री की लाइबिलिटीज हैं या हमारी असेट्स हैं, ना वो कम हो रही हैं ना वो बढ़ रही हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। मतलब करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फ्यूचर में जाके कुछ अराइज नहीं हो जाती हैं, फ्यूचर क्लेम्स नहीं करती हैं कि अभी नहीं पे करना है या बाद में पे करना है या बाद के लिए कोई चीज अराइज हो गई है, ऐसा नहीं होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ठीक है। अब करंट अकाउंट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? देखो, पहला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज मर्केंटाइज और विजिबल ट्रेड। दिस इज अ विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल मटेरियल एंड देयरफॉर कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। एक्सपोर्ट करना, भेजना, इंपोर्ट करना, अपनी कंट्री के अंदर मंगवाना, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का ये क्या होता है? मर्केंडाइज ट्रेड बोला जाता है, जिसको विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम गुड्स को देख सकते हैं, वो मटेरियल गुड्स होते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है। जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम उनको देख सकते हैं, इसलिए उसको विजिबल ट्रेड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सेलुलर फोन्स कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, ठीक है। फिर है आपका सेकंड पॉइंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज इनविजिबल ट्रेड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टेंजिबल मतलब ये टेंजिबल मटेरियल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको कभी भी देख नहीं पाते हैं जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे एग्जाम्पल अगर इसका ले तो इंश्योरेंस सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड अक्रॉस दी बॉर्डर्स कैन नॉट बी सीन एज क्रॉसिंग दी बॉर्डर्स। जो भी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देती हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। क्लियर। अब जो ये आपकी सर्विसेज हैं, किसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं? सर्विसेज। अब ये सर्विसेज भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। आगे कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। सर्विसेज टू टाइप्स की होती है, फैक्टर सर्विसेज होती हैं आपकी और नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम। मतलब ऐसी सर्विसेज जो हमारी फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू फैक्टर इनकम आर स्प्लिट एज। मतलब फैक्टर इनकम के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर अकाउंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज जिनके अंदर इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
या इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ आता है, इनको बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। फिर आता है आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का सेकंड पार्ट जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर सारी सर्विसेज आती हैं, सिर्फ फैक्टर सर्विसेज को हटा दो, जितनी भी बचेंगी वो सारी क्या होती हैं, आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं। Monetary transactions related to non-factor services are recorded as receipts when these services are exported as and as payments when these services are imported। देखो, monetary transactions, सारी monetary transactions non-factor services से related जो भी होती हैं उनको receipts की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जब वो एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं। और जब वो इम्पोर्ट की जा रही है नॉन फैक्टर सर्विसेज, हम बाहर से ले रहे हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो उनको पेमेंट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जब हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगी, कैसे होंगी आप बताइए। देखो, अभी हमने पढ़ा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट्स व्हेन दीज सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड। जब हम उनको भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिसिप्ट के उसमें रिकॉर्ड होंगी। बट जब हम उनको ले रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो वो पेमेंट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर आपका करंट अकाउंट का थर्ड पार्ट आता है, ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट का थर्ड पार्ट आता है विच इज करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स होते हैं ट्रांसफर फॉर फ्री, मतलब जिसके अंदर कोई पेमेंट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, फ्री में ट्रांसफर किया जाता है। और इनको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोला जाता है, वन साइडेड अगर हम बोले तो, ठीक है। जैसे कि गिफ्ट्स दे देना, ग्रांट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, ठीक है। ये सब कुछ किसके अंदर आता है, करंट ट्रांसफर के अंदर आता है। और ये भी एक तरीके से इनविजिबल्स की तरह ही इनको ट्रीट किया जाता है, करंट ट्रांसफर्स को किसकी तरह, इनविजिबल की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर आता है आपका कैपिटल अकाउंट। अभी हमने करंट अकाउंट पढ़ा था, अब आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट के अंदर हमने देखा कि ये रिसिप्ट और पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बट लेकिन ऐसी जो हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती हैं। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, ये उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। लायबिलिटीज और एसेट्स ऑफ अ कंट्री आर ईदर रेज्ड और रिड्यूस, या तो हमारी लायबिलिटीज और असेट्स क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी या बढ़ रही होंगी। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फ्यूचर क्लेम्स लीड करती हैं, मतलब फ्यूचर में जाके फ्यूचर क्लेम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। कंफ्यूजन इज समटाइम्स रेज्ड विद रिगार्ड्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, और समटाइम्स कंफ्यूजन रेज की जाती है जब हम प्लांट और मशीनरी, ठीक है, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, इनका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो बोला गया है शुड सच ट्रांजैक्शंस बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या इन सारी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। आंसर इज नो। लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे कि इन्होंने क्या बोला है, जितने भी टाइप्स के, सारे टाइप्स के गुड्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो और कैपिटल गुड्स हो, इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमेशा विजिबल ट्रेड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। और विजिबल ट्रेड कौन सा, करंट अकाउंट का, ठीक है। Thus export and import of capital goods has nothing to do with capital account of BOP, इसलिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स का कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं ट्रीट किया जाता, इसको इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता, ठीक है। ये हमेशा करंट अकाउंट के अंदर ही जाता है। फिर आता है आपका कंपोनेंट्स। अब इसके भी टू कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि बोरोइंग है पहला, और दूसरा है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का क्या होता है, इट इज द अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ऐसी बोरोइंग जो कि इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है कि इट इज अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट्स के कंपैरिजन में कम रेट पे जो हमें प्रोवाइड की जाती है, वो वाली बोरोइंग, ठीक है। ये भी एक बोरोइंग का पार्ट है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंसेशनल होता है, कम होता है। बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेस आवर लायबिलिटी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम कभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रति। क्यों, क्योंकि हमने बोरोइंग करी है तो हमें कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा अमाउंट,
बट नोट इट केयरफुली दैट इट इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट, और इसको हमेशा क्रेडिट आइटम के फॉर्म में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। द रीज़न इज दिस, ऑल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स इन द बीओपी अकाउंट। और इसका ये रीज़न है कि जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की, उनको हम हमेशा बीओपी अकाउंट के अंदर क्रेडिट आइटम्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। दस बोरोइंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और लेंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट। इसीलिए चाहे हम लेंडिंग करें, चाहे हम बोरोइंग करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम डेबिट आइटम में ही इंक्लूड करेंगे, किसके, कैपिटल अकाउंट के, एज इट कॉजेज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो करता है। फ्लो का रीज़न होता है किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब हम कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील करेंगे, अब क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को फ्लो कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न है एक तरीके से, ठीक है, एक ये भी रीज़न है। मतलब दूसरा आपका कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दो तरीके की होती है, FII और FDI। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है FII को। इट इज़ बेसिकली रेफर्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डोमेस्टिक कंपनीज की, ठीक है। फिर है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होना, जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया। जितने भी वॉलमार्ट स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर, वो किसके हैं, फॉरेन कंट्री के हैं। वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है। बाकी का पार्ट, इसके कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। मेजर दो कंपोनेंट्स यही थे आपके, बोरोइंग हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। बाकी कुछ अदर भी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।